Hello aspirants, welcome to UPSC Mantra by Rajiv Hero. आज का जो सत्र रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर रहेगा। विगत वर्षों में यूपीएससी की सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ से ढेरों प्रश्न आए हैं। आगे आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न आते रहेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास को गौरवान्वित करती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राचीन भारत से इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम जब इराक की मेसोपोटामियन सभ्यता और इजिप्ट यानी मिस्र की फ़राओ सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो ये सिविलाइजेशन उन सब की तुलना में बहुत बड़ी साबित होती है। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1921 वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी अगर हम देखें कि कहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार है तो हमें जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक इस सभ्यता का विस्तार मिलता है। दूसरे शब्दों में जम्मू कश्मीर की साइट मांडा से लेकर दक्षिण भारत में या डेक्कन में महाराष्ट्र में दायमाबाद तक और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर या बलूचिस्तान की तरफ सुटका जेंडर साइट तक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये सभ्यता चेस ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, अर्थात शतरंज के पैटर्न पर आधारित है। इसकी बहुत चौड़ी सड़कें हैं और वो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, पकी हुई ईंट का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले कौन कौन सी ईंटों का इस्तेमाल होता था? बेक्ड ब्रिक और सन ड्राइड ब्रिक, इन ईंटों का इस्तेमाल होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में टेक्नोलॉजी के रूप में हमें फर्नेस वाली नई तकनीक देखने को मिली। इस फर्नेस में, इस भट्टी में 0% हीट लॉस रहता है, 0% हीट लॉस। इसकी वजह से ये तकनीक काफ़ी काबिल तारीफ मानी जाती है कि यहाँ से पकी हुई ईंटें इस्तेमाल में लाई गई। ये लोग रिंग बेल गोल कुएं भी बनाते हैं। ये लोग शहरों का भी विकास करते हैं, नगर बसाते हैं, वहाँ भी बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जो उनके फुल्ली कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम है, उन नालियों में भी ये लोग पूरी तरीके से बर्न्ट ब्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ढकते हैं। जहाँ तक कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है, पूरे दुनिया की बाकी कोई ऐसी सभ्यता नहीं है सिवाय क्रीट ऑफ नॉसिस के। नॉसिस के क्रीट है KNOSSES, नॉसिस, यानी एक छोटी सी सिविलाइजेशन जो हमें दुनिया के पैमाने पे मिलती है। वहाँ पर संभवतः ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड पाया गया है क्रीट ऑफ नॉसिस में। इसके अलावा दुनिया की किसी भी सभ्यता में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड पॉलिश्ड पॉटरी पाई गई है और ये पॉलिश्ड पॉटरी में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस देखी गई हैं। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मोहरों का निर्माण मिलता है, सील्स मेकिंग, और स्क्रिप्ट का भी एक इस्तेमाल हमें मिलता है। स्क्रिप्ट कौन सी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होती है? ये लिपि एक नाम है इसका, जिसको हम बूस्ट्रोफिडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूस्ट्रोफिडोन। लेकिन ये लिपि चित्रात्मक प्रतीत होती है। चित्रात्मक क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि हम जितनी भी लिपियों को पढ़ें, चाहे वो खरोष्टी हो, देवनागरी हो, ब्राह्मी हो, कोई सी लिपि, हम ये पाएंगे कि या तो वो राइट टू लेफ्ट मूव करती है या लेफ्ट टू राइट। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यानी एक चित्र के आकार की दिखती है, इसलिए इसको चित्रात्मक लिपि बोल दिया गया। अदरवाइज इस लिपि का नाम है बूस्ट्रोफिडोन।
एक और खासियत इस सिंधु घाटी सभ्यता की कि हमें यहाँ फोर्टिफाइड सिटाडेल यानी दुर्ग मिलते हैं और दूसरी तरफ लोअर टाउन। अब ये जो फीचर है बहुत ही स्पेशल फीचर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये देखें कि हमें फोर्टिफाइड टाउन मिल रहे हैं, यानी ये भारत में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज के स्तरीकरण के शुरुआत के प्रमाण है कि एक तरफ तो सिटाडेल है, ऊंचे भवन हैं, जिन सिटाडेल को हम एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, इन्हीं सिटाडेल को हम कैसल भी बोलते हैं, कि नगरों में एक तरफ तो लोग सिटाडेल, कैसल या एक्रोपोलिस में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोअर टाउन बने हुए हैं, जिन लोअर टाउन में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अन्य लोग आदि रहते हैं। अब ये समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ही एक प्रमाण है। शुरुआती चरण का स्तरीकरण समाज में सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया। आप देख रहे होंगे कि ये एक हमने शहर लिया मोहनजोदाड़ो, जो चारों तरफ से किलेबद्ध है, इसका फोर्टिफिकेशन हो रखा है। इस शहर की एंट्री यहाँ से मेन गेट से होती है। इस शहर के अंदर एक तरफ आपको सिटाडेल मिलेंगे, ऊंचे भवन, और एक तरफ मिलेंगे लोअर टाउन। ये पैटर्न मैं आपको डिटेल में कुछ ही सेकंड में कराने वाला हूँ। बस अभी इतना समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें स्तरीकरण के प्रमाण मिलते हैं समाज में। ये वाली जो साइट है ये ग्रेट बाथ का एक प्रमाण है। ग्रेट बाथ की साइट है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये ग्रेट बाथ संभवतः सेक्रेड या पवित्र बाथ या स्नान के लिए इस्तेमाल होता होगा और ये पब्लिक यूज़ में आता था। ये जो पैटर्न है ये उसी टाउन प्लानिंग का एक पैटर्न है कि संभवतः वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में 2 से 3 मंजिला इमारतें बनती होंगी और ये जो चौड़ी सड़कें हैं, इन चौड़ी सड़कों में बैलगाड़ियाँ, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था अनाज का, उसको लाया और ले जाया करती थी। आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापक स्तर पर ट्रेड सरप्लस होता था और यहाँ पर अलग अलग देशों के साथ भी व्यापार होता था, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बोलते हैं। हमें 3 अलग अलग बंदरगाहों के प्रमाण मिले हैं। मेलुहा, जो इंडस रीजन का ही एक पोर्ट और हार्बर है। इसके बाद दिलमुन, और दिलमुन के अलावा मक्कन, ये पर्शियन गल्फ के पोर्ट, यानी इंडिया के सिंधु घाटी से लेकर मेसोपोटामिया तक हमें अलग अलग बंदरगाहों के प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या व्यापार लंबी दूरी का हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। मेसोपोटामिया से हमें एक विशाल अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। एक ऐसी ग्रेनरी के प्रमाण मिले हैं जहाँ पर अनार का भंडारण हुआ करता था। अगर इनके पास सरप्लस में प्रोडक्शन होता है तभी इस सरप्लस प्रोडक्शन को डोमेस्टिक ट्रेड के बाद इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा न होता, सिंधु घाटी सभ्यता में सरप्लस ट्रेड न होता, तो सिर्फ ये कंजम्पशन के लिए ही यूज़ किया जाता होता। ये जो शहर हमें डिलेपिडेटेड कंडीशन में मिल रहा है, टूटी फूटी अवस्था में ये जो अवशेष मिले हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण के ही प्रमाण हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में अमीर व्यापारी लोग रहते हैं और दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय या फिर कम पैसे वाले लोग रहते हैं। समाज में स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती है। अब सवाल ये उठता है कि रूलिंग क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन होगा? क्या ये ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, या फिर ये पुरोहित थे, या फिर ये लोग प्रीस्ट थे? हम अगर मेसोपोटामियन सभ्यता पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि मेसोपोटामियन सभ्यता टेम्पल सेंट्रिक सिविलाइजेशन थी, और अगर मंदिर होंगे तो पुरोहित भी होंगे, पर ऐसा कुछ हमने सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं देखा है। तो संभवतः ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, व्यापारियों का समूह या व्यापारी लोग ही, व्यापारी वर्ग ही यहाँ पर शासन करता होगा। और ये जो हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देख रहे हैं, संभवतः कुछ लोग इस व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते होंगे
और कुछ लोग कम कमाते होंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं वही रूलिंग क्लास का पार्ट बनते हैं, यानी ये लोग ट्रेडर्स हैं और मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं। अब फीचर्स की तरफ रुख करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट हड़प्पा है, वहाँ से 6 ईच रो की हमें 2 अलग अलग ग्रीनरीज मिलती हैं। 6 की अलग अलग 2 रो हैं। ये ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार का प्रमाण है और ये कवर्ड ड्रेनेज पैटर्न, यानी पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ होती थी वो ढकी होती थी, कवर्ड होती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा विशेष फीचर है जो दुनिया की किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया। सिर्फ एक को हम अगर छोड़ दें, नॉसिस ऑफ क्रीट, संभवतः वहाँ इस प्रकार का कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम मिलता होगा। ये जो नालियाँ हैं पूरी तरीके से जो ढकी हुई हैं, ये नालियाँ बर्न्ड ब्रिक के यूज़ को प्रमाणित करती हैं और बर्न्ड ब्रिक का यूज़ तभी हो सकता है जब फर्नेस नामक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिंधु घाटी में किया जाता हो। ये मॉडर्न रूप में भट्टी का एक प्रमाण है। भट्टी जिसमें हम तंदूर अपना सेकते हैं, रोटियां सेकते हैं तंदूर की, या फिर भट्टा जिसको बोलते हैं जिसमें ईंट पकाई जाती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी हुई जिस तकनीक में 0% हीट लॉस होता है, यानी हीट को हम बहुत हद तक टेम करते हैं, कंट्रोल करते हैं और फिर हम अपनी ईंटों को पकाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के विशेष फीचर्स में से एक है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्यतः 3 अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। इन 3 वर्गों को, इन 3 अलग अलग वर्गीकरणों को निम्न प्रकार से समझा गया है। पहला चरण हुआ अर्ली हड़प्पन फेज, दूसरा हुआ मैच्योर हड़प्पन फेज और तीसरा हुआ लेट हड़प्पन फेज। अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पन फेज। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे विकसित हुई है, यहाँ से हमें 6 ईच 2 रो मिली हैं। उन रो में हमें अन्नागारों के प्रमाण मिले हैं, यानी यहाँ से हमें अन्नागार मिले हैं। उन अन्नागारों में सरप्लस जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को रखा जाता है और ये संभवतः व्यापार के काम आता होगा। हड़प्पा से ही हमें रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो, पुरुष का एक धड़ मिला है, कमर से ऊपर का हिस्सा। इसके अलावा हमें लिंगम और योनि अर्थात फेलस बरसिप के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ पेंटेड पॉटरी और मदर गॉडेस की प्रतिमा। मदर गॉडेस संभवतः अर्थ हुआ करती है जिसकी ये पूजा करते हैं और हमें डाइश के प्रमाण मिले हैं। दूसरी साइट हमारे पास मोहनजोदड़ो है और ये मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी के द्वारा इस साइट को खोजा गया था सन 1922 में। यहाँ से हमें पोस्ट क्रीमेशन बरियल के प्रमाण मिले हैं, यानी बरियल प्रैक्टिस जिसमें हम शव को या मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। इसके साथ ही हमें ग्रेट ग्रीनरी, विशाल अन्नागारों के प्रमाण मिले हैं। ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। पशुपति सील मिली है, पशुपति शिवा। अब कौन है पशुपति शिवा? ये एक योगी मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति हैं जिनके पास बड़े बड़े जानवर सरेंडरिंग पोजीशन में हैं, जैसे राइनोसेरोस, जैसे टाइगर। ये सभी बड़े बड़े जानवर अगर इनके सामने नतमस्तक हैं, इतिहासकारों ने इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट किया कि संभवतः हो न हो ये उन सभी पशुओं के स्वामी हैं, ये पशुपति हैं। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से हमें ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली है। ये डांसिंग गर्ल की प्रतिमा जो कांस्य की है, ये हमें बताती है कि जो हड़प्पन्स हैं वो ब्रॉन्ज एक्सपर्ट हैं। ये संभवतः जो डांसिंग गर्ल है ये त्रिभंग पोस्चर में है। त्रिभंग पोस्चर, ये डांसिंग पोस्चर है। इसमें इस ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके हाथों में चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, गले में नेकलेस है। इसके अलावा शी इज़ कम्प्लीटली नेकेड। अगली हमारी साइट है चन्होदाड़ो। चन्होदाड़ो रिवर इंडस के किनारे बसी हुई है। ये साइट N.G. मजुमदार ने सन 1931 में इसकी खुदाई करवाई, इसको डिस्कवर किया। चन्होदाड़ो से हमें इंक पॉट, स्याही की दवात और लिपस्टिक, मेटल वर्कर, शेल के ऑर्नामेंट और बीड मेकर शॉप यानी
मोतियों की माला बनाना, सीपियों की माला बनाना, माला बनाने वाली दुकान और कुत्ते के पंजों के प्रमाण मिले हैं एक ईंट से। इसके साथ ही साथ मिट्टी की बनी हुई बुलक कार्ट हमें मिली है और ब्रॉन्ज कांसे की बनी हुई टॉय कार्ट ये हमें मिले हैं चनोदाड़ो से। और चनोदाड़ो जो साइट है वो रिवर इंडस के किनारे है, जैसे मोहनजोदड़ो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे टाउन प्लानिंग की तरफ ही, और वहाँ से कुछ विशेष जो फीचर्स हैं उन फीचर्स का अब हम जिक्र करने वाले हैं। आप ध्यान से देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको एक चित्र दिख रहा है। यहाँ से हमें एक जो बाथिंग सिस्टम है उसके हमें कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार किस प्रकार से हुआ करते थे। हर घर में एक अलग अलग वाटर फैसिलिटी का सिस्टम दिया गया था, यानी हर घर में अलग अलग कुएं होते थे जिनसे उन घरों में जल की आपूर्ति होती थी। ये बाथिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये स्नान करते थे, और ये जो पानी आता था बाथरूम से ये घर के बाहर नालियों में, और नालियों से होता हुआ, बड़ी नालियों से होता हुआ शहर के बाहर उन बड़े बड़े नालों के द्वारा बाहर डिस्चार्ज किया जाता था। और ये बहुत ही एक विशेष फीचर है, एक विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। अपनी साइट्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम चीज़ों को थोड़ा और गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास अगली जो साइट है वो एक बंदरगाह है, उसको हम लोथल बोलते हैं। ये पोर्ट या बंदरगाह के रूप में भी यूज़ होता था। ये भोगावा नदी के किनारे बसा हुआ है। एस राव ने सन 1953 में इस साइट को खोजा है। यहाँ से हमें नेवी के ट्रेड साइट के प्रमाण मिलते हैं, क्रीमेशन साइट के और डॉकयार्ड के। ये एक डॉकयार्ड है जिसको लोथल बोला गया है। यहाँ से भी हमें अन्नागार के कुछ साक्ष्य मिले हैं। राइस हस्क, धान की जो भूसी होती है वो भूसी हमें इनकी क्रेविसेस में, दरारों में मिली है। और यहाँ से डबल बरियल के हमें प्रमाण मिलते हैं लोथल से। सो लोथल से डबल बरियल के प्रमाण हमें मिले, ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जो सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है वो है धौलावीरा। आपको बता दूं ऐसी लगभग 2800 साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, और लगभग 2000 से ज़्यादा मोहरें और सील्स सिंधु घाटी सभ्यता से पाई गई हैं। धौलावीरा साइट लूनी नदी के किनारे बसी हुई है और इसे सन 1985 में आर बिष्ट ने खोजा था। यहाँ से हमें वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्नेसिंग के प्रमाण मिले हैं। ये एक अकेली ऐसी साइट है जो तीनों भागों में टूटी हुई है। यहाँ से मेगालिथ स्टोन सर्कल के भी प्रमाण मिले हैं। आपको बता दूं मेगालिथ कल्चर एक बरियल प्रैक्टिस है। मेगालिथ एक बरियल प्रैक्टिस है। इसमें मृत व्यक्ति को बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों से ढक दिया जाता है। अपनी सीरीज में अगली साइट हुई सुरकोटडा। सुरकोटडा गुजरात की साइट है, जबकि सुतका जैंदौर वो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर की साइट है। इस सुरकोटडा साइट को एस जोशी ने सन 1964 में खोजा, इसकी खुदाई करवाई। ये अकेली ऐसी साइट है जहाँ से घोड़े के प्रमाण हमें मिलते हैं। ये ओवल ग्रेव साइट है, पॉट बरियल के प्रमाण मिले हैं। अगली साइट हमारे पास कालीबंगन है। ये भी महत्वपूर्ण साइट है। कालीबंगन जो साइट है वो हमें घग्गर से मिली है और ये एक घोष ने खोजी है। हमें यहाँ से चूड़ियों की फैक्ट्री मिलती है, बेंगल फैक्ट्री। प्लोड फील्ड सरफेस यानी एक हमें जुता हुआ खेत यहाँ से मिलता है, उस जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से हमें कैमल की बोन्स, ऊँट की हड्डियों और फायर ऑल्टर हवन कुंड के प्रमाण मिलते हैं। हवन कुंड के प्रमाण मिलते हैं। आपको बता दूं कि द सिंधु घाटी के जो लोग हैं, इंडस वैली पीपल, दे वर हैविंग ग्रेट एस्थेटिक सेंस, यानी जिसको हम आज बोलते हैं कि मेकअप से संबंधित जानकारी या फिर सौंदर्य संबंधी जानकारी और सौंदर्य के जो प्रसाधन होते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन में थे। महिलाएं भी श्रृंगार करती थी और पुरुष भी कान और नाक में बालियां पहनते थे, वो भी थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लिया करते थे। आगे बढ़ते हरियाणा की एक साइट है बनाबली जो घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से हमें
बार्ली के ग्रेन्स के प्रमाण मिले हैं। जौ के लेपिस लजूली एक कीमती पत्थर है, यहाँ से भी हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं। एकमात्र ऐसा शहर है या नगर है जहाँ से रेडियल स्ट्रीट या इस प्रकार की सड़कों के प्रमाण हमें मिले। स्क्रीन पे अब आप जो देख रहे हैं वो सील्स हैं, वो मोहरें हैं। उन सील्स के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये वो रीजन है जहाँ से सिंधु घाटी से मोर देन 2000 सील्स और मोहरें हमें मिलती हैं। कुछ सील आपके पास स्क्रीन पर हैं जो आपको विजिबल हो रही होंगी। ये पशुपति शिवा की प्रतिमा है, पशुपति शिवा की सील है। इतिहासकारों ने इनको पशुपति क्यों घोषित किया है? एक व्यक्ति है जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये इनके पास बड़े बड़े जो जानवर हैं जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसेरोस हो गया, और ये सभी बड़े बड़े जानवर सरेंडरिंग पोजीशन में, ये डियर हो गए। तो इतिहासकारों ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि हो न हो ये उन सभी पशुओं का स्वामी है, पशुपति है, इसलिए इसको नाम दिया पशुपति शिवा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश ये करते हैं कि समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे आया। जो अमीर व्यापारी हैं वो सिटाडेल या कैसल में रहेंगे। इन कैसल को एक्रोपोलिस भी बोला जाता था, तो वो इन एक्रोपोलिस में रहेंगे। आप देख रहे होंगे इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक ही एक्रोपोलिस है, और ये जो कैसल है, जो सिटाडेल है, ऊंचे भवन है, ये बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल के बराबर की साइज़ के होते थे। आप देखोगे इसके बाद ये अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी ये बन गया पहला ग्रुप जहाँ पे रिच ट्रेडर और मर्चेंट रहते हैं, जो संभवतः रूलिंग क्लास का पार्ट है, शासक वर्ग का एक हिस्सा है, या खुद स्वयं शासक वर्ग के ही लोग सिटाडेल में रहते हैं। इसके बाद ये मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर अपर मिडिल क्लास के। ये जो घर बने हैं, इनकी जो नालियाँ हैं घरों के बाहर इन बड़ी नालियों में मिलेंगी, और ये बड़ी नालियाँ शहर के बाहर इस पानी को ले जाएंगी। हम देखते हैं कि ये जो अपर मिडिल क्लास के घर हैं ये भी सिटाडेल से कवर्ड हैं, और ये वापस चेस ग्रिड पैटर्न है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जहाँ सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। देखने वाली चीज़ एक ये भी है, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, ये जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, सिर्फ इन बॉर्डर एरियाज़ में हमें लोअर मिडिल क्लास के लोग देखने को मिलेंगे। तो ये जो घर हैं वो कॉमन पीपल, आम आदमी या लोअर मिडिल क्लास के लिए बने हैं। जैसे हमने ये बात नोटिस की कि कुछ भी करके पुरोहित या फिर ब्राह्मण सिंधु घाटी सभ्यता में शासन नहीं करते, क्योंकि ये टेम्पल सेंट्रिक सिविलाइजेशन नहीं है, अनलाइक मेसोपोटामिया। दूसरा वर्ग क्षत्रिय या योद्धा वर्ग वो भी यहाँ पर अनुपस्थित है। तो जो बचता है वो है ट्रेडर और व्यापारी वर्ग। उस व्यापारी वर्ग में जो एलीट सेक्शन के लोग हैं, जो व्यापार में मुनाफा सबसे ज़्यादा कमाते हैं, वही इन सिटाडेल्स में रहते हैं। और इन सिटाडेल्स में पब्लिक रिलेशन से संबंधित, पब्लिक डीलिंग से संबंधित बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे पब्लिक बाथ, जिसको हमने ग्रेट बाथ का नाम दिया, लार्जेस्ट ग्रीनरी, विशाल अन्नागार का नाम दिया। आप देख रहे होंगे इस पार्टिकुलर सीन में कि यहाँ पर वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज का जो स्तरीकरण है वो बहुत क्लियरली विजिबल है। ये कैसल है, ऊंचे भवन है, सिटाडेल हैं, इनको हम सिटाडेल भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम एक्रोपोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोपोलिस। ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड है, यानी इसकी किलेबंदी हो रखी है, और ये बहुत ही सुरक्षित स्थान है जहाँ पर रूलिंग एलीट के लोग रहेंगे। अब आते हैं मिडिल क्लास के लोगों की तरफ। ये मिडिल क्लास का सेटलमेंट भी फोर्टिफाइड होता है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें मिडिल क्लास के लोग रहेंगे। और लोअर टाउन वो हैं जहाँ पर लोअर क्लास के लोग इन पेरिफेरल एरियाज में रहेंगे। तो संभवतः ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को दर्शाता है, समाज के स्तरीकरण को दर्शाता है। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और साइट्स की तरफ रुख करते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में अगली हमारी जो साइट है राखी गढ़ी, यहाँ से राखी गढ़ी से हम ये कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करते हैं। सबसे पहली जानकारी तो यही कि राखी गढ़ी घग्गर नदी पर है और यहाँ से हमें सिमेट्री के, नालों के और टेराकोटा ब्रिक्स के प्रमाण मिलते हैं, मिट्टी की बनी हुई ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। अगली साइट है भगवानपुरा। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो आता है पंजाब। पंजाब में एक साइट है रोपर, ये सतलज नदी पर स्थापित है। यहाँ से हमें डॉग बरियल के प्रमाण मिले हैं जो ह्यूमन ओवल्स के साथ यहाँ पे दफनाए गए हैं। कॉपर की एक्स हमें यहाँ से मिलती है। ये ऐसी पहली साइट है जो आज़ादी के बाद हमें प्राप्त हुई है। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की साइट्स की तरफ। तो आलमगीरपुर साइट वही है जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। हमने पढ़ा था उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा की एस्चुरी तक या दायमाबाद तक ये सिंधु घाटी सभ्यता का टेरिटोरियल एक्सपेंशन है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान की सुटका जेंडौर तक ये साइट यहाँ पर फैली हुई है। टेरिटोरियल एक्सटेंशन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये साइट आलमगीरपुर वही है जो यमुना नदी पर स्थित है। यहाँ से हमें ब्रोकन कॉपर ब्लेड, सेरामिक आइटम्स और हमें क्लोथ के प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश में ही सिंधु घाटी सभ्यता की और साइट्स हैं मानपुर, बरगांव, हुला और सनौली। अगला राज्य हमारे पास आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की साइट है दायमाबाद और दायमाबाद प्रवर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमें रथकार की प्रतिमाएं मिली हैं और ब्रॉन्ज की इमेजेस मिली हैं। ब्रॉन्ज कैसे बनता था? ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्मेल्टिंग या मेटलर्जी वाली भी तकनीक विकसित हो चुकी थी, जहाँ दो धातुओं को जोड़कर हम कोई नई धातु का निर्माण करते थे। ये हुई अगली साइट दायमाबाद। एक बार फिर से जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो हड़प्पा से अलग अलग 6 दो हमें रो मिली है अन्नागारों की, उनके प्रमाण हैं। और दूसरी तरफ विशाल अन्नागार जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, ये विशाल अन्नागार के प्रमाण है मोहनजोदड़ो से। और ये 6 की रो में दो हमें ग्रेनरीज की सीरीज मिली है, ये हमें हड़प्पा से मिली। अब अपनी इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आखिरी चरण तक ले जाते हैं। टाउन प्लानिंग में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था जो है वो चेस ग्रिड पैटर्न पर आधारित है और यहीं से हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते हैं और ये सभ्यता चेस ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। दो भागों में डिवाइडेड है शहर, एक अपर सिटाडेल में और दूसरा लोअर टाउन में, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का प्रमाण है, समाज के स्तरीकरण का प्रमाण है। कोई ऊंचा और कोई मिडिल क्लास, कोई अपर मिडिल क्लास, इस प्रकार से समाज बटा हुआ है। हमें एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है और विशेषता ये है कि ये ड्रेनेज सिस्टम फुल्ली कवर्ड है। आज की चर्चा में इतना ही रखते हैं। अगले सत्र में हम देखेंगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, कैसे यहाँ पर बड़े पैमाने पे हम अगर नोटिस करें तो हमें सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। पर्याप्त सरप्लस प्रोडक्शन, इतना ज़्यादा जो इनकी कंजम्पशन के लिए भी पूरा होता था। इससे ये इंटरनल डोमेस्टिक ट्रेड भी करते थे विद इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सरप्लस प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कि ये उससे व्यापार भी करते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी करते हैं। अब इस एक्सटर्नल ट्रेड में ये मेसोपोटामिया तक, इराक तक, सीरिया तक और मिस्र तक, इजिप्ट तक, इराक तक, ईरान तक और अफ़गानिस्तान, साथ ही साथ पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर भी ट्रेड करते हैं बड़े पैमाने में। तो बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते हैं।
इसके साथ ही अगर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो एक प्रमाण जो हमें मिलता है, जहाँ से मेलूहा, दिलमन और मगन, ये 3 बंदरगाह हमें मिलते हैं, ये भी मेसोपोटामिया तक भारत के व्यापार को पूर्णतः हमें कंफर्म करके बताते हैं। हम अगली क्लास में देखेंगे कि क्या बिलीफ सिस्टम थे सिंधु घाटी सभ्यता के, क्या इनका रिलीजियस पैटर्न था, कैसे ये लोग पॉलिटिकली खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, और कैसे इतनी व्यापक सभ्यता जिसको इतना ज़्यादा हाइप मिला है, और ये इतनी ग्लोरीफाइड सिविलाइजेशन जो दुनिया की सभी सभ्यताओं में अग्रणी सभ्यता रही है, एक लीडिंग सिविलाइजेशन रही है, वो डिक्लाइन कैसे हो गई, विलुप्त कैसे हो गई। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आगे आने वाले समय में जो शायद आपकी यूपीएससी की परीक्षा में कुछ मदद कर सके। एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उनकी इस प्रिपरेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया जाए। जुड़े रहिए यूपीएससी मंत्राविद राजीव अहीर के साथ। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।